वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज का जो मेरा सेशन है वो मैक्रो इकोनॉमिक को लेकर है। आज मैं मैक्रो इकोनॉमिक में जो बात करने जा रहा हूँ वो इंट्रोडक्टरी वीडियो के ऊपर बात करूँगा। बेसिकली आज का जो मेरा सेशन है वो डिस्कशन इस चीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा मैं आपसे कि जो आपकी माइक्रो इकोनॉमिक मॉडल होते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल्स होते हैं, वो किस तरह से बेस करते हैं। बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल दो तरह के होते हैं, एक पार्शियल इक्विलिब्रियम मॉडल होते हैं और एक होते हैं जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल। अगर हम पार्शियल इक्विलिब्रियम मॉडल को देखते हैं तो हमारे को हमें ये बात का अंदाजा हो जाता है कि पार्शियल इक्विलिब्रियम मॉडल जो है वो पोस्ट 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 मैक्रो इकोनॉमिक हमारे मॉडल हैं, जो पोस्ट मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल थे, ठीक है। और जो हमारे न्यू मॉडल्स हैं, यानी जो हमने जो न्यू मॉडल हमने एवेल्युएट किए हैं, वो मॉडल जो हैं वो हमारे कहलाते हैं जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल। जब रिसेशन आया तो अपने हम लोगों ने ये नोटिस किया, हमारे जो इकोनॉमिक्स थे उनको ये चीज़ समझ में आई कि हमारी जो इकोनॉमी है वो किसी नए पैटर्न के ऊपर, नई वेज के ऊपर जो है वो काम करेगी। तो हमने क्या किया, हमने उसको इस तरह से एनालाइज करना शुरू कर दिया कि हम ये कहने लगे कि हम इसके ऊपर रिसर्च करेंगे। तो जब वो रिसर्च से स्टार्ट हुई तो 1936 के बाद जो जो थ्योरीज डेवलप हुई उनको हमने जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल कंसीडर किया। और जो थ्योरीज हमारी उनसे पहले मौजूद थी, यानी जो उनसे पहले हम क्लासिकल इकोनॉमिक्स को जो स्टडी करते थे, उनको हमने पार्शियल इक्विलिब्रियम में कंसिडर किया। वैसे तो पार्शियल इक्विलिब्रियम एक अलग लॉ भी है, मगर इसको हम जो थ्योरीज के अंदर डिवाइड करते हैं या मॉडल्स के अंदर, इकोनॉमिक मॉडल्स के अंदर डिवाइड करते हैं, तो वो इस तरह से डिवाइड करते हैं कि उनके दो पोर्शंस बनाते हैं। उन पोर्शंस के अंदर जो है हम ये देखते हैं कि हमें चीज़ समझ में आ जाती है कि हमारा जो एक सिस्टम है वो किस तरह से कूप अप कर रहा है और किस तरह से हम उसको बना सकते हैं या समेट सकते हैं। ये हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट था जिसको हम मजीद फर्दर स्लाइड्स के अंदर डिस्कस करेंगे। जब हम पार्शियल इक्विलिब्रियम मॉडल्स की बात करते हैं तो हम ये चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है कि दो मॉडल बहुत इंपॉर्टेंटली हम डिस्कस करते हैं, जिसमें पहला मॉडल हम करते हैं एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड का मॉडल, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग उनका व्यू ये था कि जितनी भी इकोनॉमी में सप्लाई होती है वो बराबर होती है किस चीज़ के, जो डिमांड हो रही होती है, मार्केट की जो डिमांड होती है। तो बेसिकली जो एग्रीगेट मॉडल थे उनका क्या कंडीशन थी कि वो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के ऊपर काम करते थे। बेसिकली जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो ट्रीट करती है एग्रीगेट्स को, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको स्टडी करने को बेहतर समझते हैं कि यहाँ आपको समझाया जा सके। इसकी हम मजीद डिस्कशन को एवेल्युएट करेंगे, मगर यहाँ हम सिर्फ आपको ये चीज़ समझाना चाह रहे हैं कि इकोनॉमिक मॉडल्स जो हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल्स होते क्या हैं बेसिकली, और हम उन्हें क्यों मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल कंसीडर करते हैं, और उनकी कंसीडरेशन इकोनॉमिक मॉडल ही कैसे हम उनको ब्रीफ कर सकेंगे या हम उसको कैसे हाईलाइट कर सकेंगे। लेकिन इसको हम मजीद एवेल्युएट करेंगे जब हम आगे स्लाइड्स के अंदर जाएंगे। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो उसके अंदर जो है हमारा एग्रीगेट सप्लाई का मॉडल आ जाता है, एग्रीगेट डिमांड का मॉडल आ जाता है। देखिए जी, अगर हम से लॉ की बात करते हैं तो वो कहता है सप्लाई क्रिएट इट्स ओन डिमांड, ठीक है। तो वो उसका जो लॉ है वो रियल सेक्टर के अंदर एक सप्लाई का लॉ कंसीडर किया जाता है, ठीक है। इसी तरह डिमांड की अगर लॉ की बात कर ले तो इसी बात को आगे बढ़ाया उन्होंने, और उन्होंने कहा है कि जितनी भी इकोनॉमी में गुड्स प्रोड्यूस हो रही हैं वो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स जो है वो हो इसलिए रही हैं क्योंकि जितनी भी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स हो रही है मार्केट के अंदर, वो मार्केट की जितनी भी प्रोड्यूस गुड है वो ऑलमोस्ट खत्म हो रही है, उनका लास्ट यूनिट बिक रहा है। जैसे मैंने आपको लेबर डायमंड पैराडॉक्स थ्योरी के अंदर बताया था, जो हमने डिस्कस की थी माइक्रो इकोनॉमिक्स में, वहाँ वो यही कहते थे कि जी जो लास्ट यूनिट ऑफ गुड्स है वो मार्केट से सोल्ड आउट हो जाती है, और वो मार्केट से सोल्ड आउट इसलिए होती है क्योंकि सप्लाई खुद एक डिमांड क्रिएट कर रही होती है मार्केट के अंदर, ये लॉस से उनके मानना। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जी बाद दफ़ा ऐसा होता है कि कोई प्राइस ऑफ कमोडिटी भी हम इसी से डायग्नोस कर लेते हैं, क्योंकि इसकी सप्लाई और डिमांड जो है वो उस डिमांड और सप्लाई के ऊपर जो है प्राइस को डिस्कस किया जाता है। लेकिन लेटर ये बातें जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार हुई और उसको जो है ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद बात कर लेते हैं इनका शॉर्ट रन का, ठीक है। इनका एक शॉर्ट रन की जो लॉ थी उसके ऊपर बात कर लेते हैं। अभी इन्होंने जो शॉर्ट रन के ऊपर जो सिस्टम दिया, फिर इनमें तब ये कंसिडर हुआ कि जब इन्होंने शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के ओवरव्यू के ऊपर बात की तो वहाँ क्या पोजीशन आ गई, वहाँ ये पोजीशन आई कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, उसमें क्या चेंजेस आई, उसमें क्या सेटअप चेंज हुआ। वो सेटअप बेसिकली चेंज ये हुआ कि जो शॉर्ट रन पीरियड के लिए बनाया गया कुछ लॉस, और कुछ लॉस को लॉन्ग टर्म के लिए उन्होंने स्टडी किया।
वो भी हम मजीद आपको एलिब्रेट करेंगे, क्योंकि लॉन्ग रन और शॉर्ट रन एक बहुत ह्यूज टॉपिक है। मगर यहाँ सिर्फ आपको मैं ये ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ये जो मॉडल्स हैं ये इकोनॉमिक मैक्रो इकोनॉमिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक किन किन मॉडल्स के ऊपर काम करती है और उनका क्या कंट्रोवर्सीज इसके ऊपर आई, क्या तनाज़ात हुए, क्या चीज़ें इसके ऊपर क्रिएट की गई, ये बातें मैं आपको यहाँ समझाने के लिए बेसिकली आया हूँ। लेकिन इस पर डिबेट बहुत लॉन्ग लेंदी है, हम इसकी डिबेट जो है वो आगे जाकर मजीद इस पर डिबेट करेंगे, इसको मजीद एलिब्रेट करेंगे, समझेंगे कि ये क्या कंडीशन है, किस तरह से ये हम डिफाइन करेंगे आपको आगे जाकर। लेकिन अभी हम आपको सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि ये वो मॉडल्स हैं जिनसे हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को तयन करते थे, मालूमात करते थे, ये हमें पता चलता था कि इस चीज़ की जो प्रोडिक्शंस हैं वो किस तरह से हम कंसीडर करते हैं। तो प्रोडिक्शंस को कंसीडर करने का बेसिकली एक बेटर मॉडल था, और हम इसको डिस्कस करते थे यहाँ इसलिए। तो उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट सेशन में, जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल में क्या था, ये बहुत सारी मार्केट्स को इक्विलिब्रियम मॉडल जो है वो एनालाइज करता था, जिसमें आपकी लेबर हो जाती है, आपकी गुड्स मार्केट हो जाती है, आपकी मनी मार्केट हो जाती है, जिससे इकोनॉमिक्स को समझने में आसानी होती है कि आपका जो मॉडल है वो किस तरह से एवेल्युएट करा, किस तरह से फैल रहा है। ठीक है, आपके मॉडल के अंदर क्या कमियां मौजूद हैं, आपका जो कंट्री में जिस कंट्री में ये चीज़ लगी हुई है वो किस तरह से कूप अप कर रही है, किस तरह से चल रही है। तो ये बातें आपको इसके अंदर जो है डिस्कस करने के लिए मिलती हैं जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल में। आप फाइनेंशियल मार्केट को भी देखते हो, आप लेबर मार्केट को भी देखते हो, आप होल इकोनॉमी को इसमें स्टडी करते हो, तो वो आपका जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल बनता है। अगर इसके बाद बात कर लेते हैं डायनामिक स्टैटिस्टिक मॉडल, तो वो क्या था, उसमें ये कंडीशन थी कि वो टाइम के ऊपर बात करता था। स्टैटिक अगर हम इसको बोलते हैं तो ये इस तरह की कंडीशन बनती है कि स्टेटस आपका बनता है, यहाँ पर वो कंडीशन क्या क्रिएट करता है, वो क्रिएट ये करता है कि आपका एक टाइम एनालिसिस होता है। इसके अंदर टाइम एनालिसिस होता है कि कितने टाइम में जो है इकोनॉमी कहाँ डिप्रेशन आता है, कहाँ उसका जो है गुड वे उठता है, और कहाँ पे इकोनॉमी जो है बूस्ट करती है, किस जगह पे उसका जो रिजल्ट है वो किस तरह से प्रोड्यूस होता है। तो बेसिकली ये एनालाइज करने के लिए हम स्टैटिस्टिक मॉडल को स्टडी करते हैं। ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल होता है। इससे हम क्या स्टडी करने को मिलता है कि हम इसको समझ पाते हैं कि ये मॉडल क्यों हमारे लिए ज़रूरी है और उसका क्या इम्पैक्ट हम पर पड़ेगा, जिस इम्पैक्ट को हम यहाँ एलोबरेट करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली स्टैटिस्टिक मॉडल जो है वो क्या होता है, वो आपका वो मॉडल होता है जिसके अंदर हमारे पास टाइम लैग्स की हम कंडीशन रखते हैं कि टाइम लैग्स यानी इकोनॉमी किस तरह से कूप अप करेगी, किस तरह से बिल्डअप करेगी। ये तमाम चीज़ें एक जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो एनालिसिस करते हैं इन मॉडल्स के अकॉर्डिंग। बेसिकली मैंने सिर्फ यहाँ आपको ओवरव्यू देने का यही मकसद है कि ये काम क्या करते हैं, ये मॉडल्स यहाँ क्यों ज़रूरी होते हैं। अब अगर स्टैटिस्टिक मॉडल की बात कर लेते हैं तो ये मॉडल क्या होते हैं, ये कहीं पर अनसर्टेनिटी को फाइंड कर रहे होते हैं। जैसे कोई अनसर्टेनिटी हो गई है, कोई प्रॉब्लम हो गई है, उस प्रॉब्लम को फाइंड करने का नाम जो है वो यहाँ पर इसको दिया जाता है। ठीक है, वो प्रॉब्लम कैसे कैसे सॉल्व की जाएगी, वो प्रॉब्लम सॉल्व इस तरह से की जाएगी कि हम उसको देखेंगे कि इकोनॉमिक वैल्यू पर रखकर देखेंगे कि उसकी जो वैल्यू उस वक्त थी वो क्या थी, और बाद में उसकी वैल्यू क्या हुई या उसके इम्पैक्ट क्या बने। हम इस चीज़ को यहाँ स्टडी करने के लिए जो है स्टैटिस्टिक मॉडल को लेते हैं, क्योंकि अनसर्टेनिटी जो है वो इकोनॉमी के अंदर रहती है, रिस्क फैक्टर वहाँ मौजूद रहता है, प्रोबेबिलिटीज रहती हैं, कई कई एंगल्स बन जाते हैं, आपकी जो एक सिचुएशन होती है सिचुएशन के कई एंगल्स क्रिएट हो जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो एनालिसिस करते हैं मैक्रो इकोनॉमिस्ट, वो इन मॉडल्स की मदद से करते हैं, जो स्टैटिस्टिक मॉडल्स होते हैं, इनको आप यहाँ स्टडी करते हो। इस वजह से हम इसको जो है स्टडी करवा रहे हैं आपको, और ये पढ़ेंगे हम इसीलिए क्योंकि आप जब कभी बीइंग ए मैक्रो इकोनॉमिस्ट आप कहीं बैठेंगे या मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर आपकी कोई जॉब होगी या आप कोई इस तरह के काम कर रहे होंगे, तो आपको ऑलमोस्ट ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि आपने किस तरह से इकोनॉमी का एनालिसिस करना है और इकोनॉमी किस तरह से एनालाइज कर रहे हैं। फिर बात कर लेते हैं जी काइनेशियन मॉडल की। काइनेशियन मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है। इसके दो थॉट्स थे। पहला एक स्कूल थॉट था जो 1936 में इन्होंने बुक लिखी, जनरल थ्योरी ऑफ जनरल थ्योरी ऑफ इक्विलिब्रियम। इन्होंने एक जनरल थ्योरी ऑफ इक्विलिब्रियम के नाम से एक बुक लिखी, और बुक के अंदर उन्होंने मेंशन किया क्योंकि उस वक्त जो है वो 1930 का जब रिसेशन आया तो जितनी भी पुरानी थ्योरीज थी या जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स के ओवरव्यू थे वो तमाम के तमाम क्रिटिसाइज किए गए बाय काइनेशियन ने उस तमाम बुक के अंदर जो है जनरल थ्योरी ऑफ
इक्विलिब्रियम जो है वो उन्होंने प्रोड्यूस किया। और उस बुक के अंदर जो उन्होंने क्या लिखा, उस बुक के अंदर उन्होंने चीज वेरीफाई कराई कि आपका जो डिस्कशन पैटर्न है या आपका जो सिस्टमेटिकली वे है वो वे क्या थी। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस इकोनॉमी के जो मिसकैलेसिस थे या जैसा कहना चाहिए कि जो कमियां थी, खामियां थी, जो पोस्ट काइनेशियन या पोस्ट काइनेशियन पीरियड के जो लोग थे उनके जो ओवरव्यूज थे, उन थॉट्स को उन्होंने जो है वो तब्दील किया। फिर उसके बाद 1980 में इन्होंने दोबारा अपने ही स्कूल को दोबारा रिन्यू किया और उसके बाद उन्होंने इसके अंदर कुछ अपनी ही चीज़ों को क्रिटिसाइज करते हुए उनके अंदर जैसे कहते हैं करेक्शन की। और उस करेक्शन के बाद उन्होंने करेक्शन मेड करी तो वो जो है वो न्यू स्कूल ऑफ काइनेसिस कहलाता है। और काइनेशियन का बहुत बड़ा कंसेप्ट है कि उन्होंने जो है वो बहुत ज़्यादा जैसे कहना चाहिए मॉडर्न फादर उनको कंसिडर किया जाता है, क्योंकि उन्होंने इकोनॉमी के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल काम किए हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर भी हम इनके बड़े लेवल्स को स्टडी करते हैं, बड़े इसके लॉज जो हैं वो हमें मैक्रो लेवल पर भी मदद करते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है उसको बूस्टअप कर सकें, उसको चार्ज अप कर सकें, उसकी एक वैल्यू बना सकें। ये तमाम चीज़ें करने के लिए हमें यहाँ मदद मिलती है इनकी इस थ्योरी से, इन जनरल थ्योरीज के अकॉर्डिंग। और उस थ्योरी के बाद से हम इसको ये स्टडी करते हैं कि ये एक सेपरेट डिवीजन के अंदर, एक सेपरेट वे के अंदर किस तरह से हम इसको बूस्टअप कर सकते हैं या किल अप कर सकते हैं, या हम इसके अंदर क्या क्या एक्सचेंजमेंट ला सकते हैं, क्या क्या चेंज कर सकते हैं। तो जो चेंजमेंट है वो तमाम चेंजमेंट वगैरह को हम यहाँ डिस्कस करते हैं। तो ये सारी सिस्टमेटिकली हम यहाँ इसकी डिस्कशन करते हैं और उस वजह से हम इसको स्टडी करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए, क्योंकि हम इसमें ये चीज़ समझ जाते हैं कि हमारी जो इकोनॉमिकली सिचुएशन है, यानी मैक्रो लेवल पे सिचुएशन है वो क्या चल रही है, यानी वो गुड है, बैड है, इसके अंदर क्या ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या ऐसे इसके अंदर गुड व्यूज आ रहे हैं, कैसे इसके रॉन्ग व्यूज आ रहे हैं। वो तमाम व्यूज को स्टडी करने का एक नाम है। ये बिल्कुल एक इसी तरह से है जैसे हम कह सकते हैं कि एक एनालिसिस होता है जो किसी शख्स के बारे में किया जा सकता है। इसी तरह हम इन टूल्स के थ्रू इकोनॉमी को एनालिसिस करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मनी का इकोनॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। इसी तरह से जब हम मॉनेटरिस्ट की बात करते हैं, यानी मॉनेटरिस्ट मॉडल की बात करते हैं, तो मॉनेटरिस्ट मॉडल में हम ये करते हैं कि हमारे पास सिस्टम ये आ जाता है कि उसमें जितनी मिल्टन फ्राइडमैन की थ्योरीज थी, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी थी, इसके अलावा जो मिलर की थ्योरीज थी, जो मनी के लिहाज से थ्योरीज की गई थी, मिलर बॉर्न वगैरह की जो थ्योरीज थी, उनको हम यहाँ माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पर स्टडी करते हैं कि यानी मनी की सप्लाई से क्या फ़र्क पड़ेगा, या मनी की शॉर्टेज से क्या फ़र्क पड़ेगा, या मनी की डिमांड हाई होने से क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या उस पर डिफरेंट क्या चेंजेस आएंगी, क्या उसके अंदर ऐसे रिजल्ट्स क्रिएट होंगे। ये तमाम बातें जो हैं वो हम इसके एनालिसिस करते हैं। ये मॉनेटरिस्ट पीरियड कहलाता है। ये पूरा पीरियड इसको हम मॉनेटरिस्ट स्टडी करते हैं, क्योंकि ये मनी साइड पर इकोनॉमी की बात करते थे। अगर हम देखें इकोनॉमी के दो सेक्टर्स होते हैं, एक रियल सेक्टर होता है और एक मॉनेटरी सेक्टर होता है। तो जो रियल सेक्टर था वो रियल सेक्टर काइनेशियन वगैरह ने डिस्कस किया। इसके अलावा जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे उनका बहुत ज़्यादा ओवरव्यू है रियल सेक्टर के ऊपर। मगर जो मॉनेटरी सेक्टर पर था तो उनका जो सेक्टर है मॉनेटरी सेक्टर में वो मिल्टन फ्राइडमैन वगैरह की थ्योरीज आई। इसके अलावा रिकार्डो आए, रिकार्डो के अलावा बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट आए जिन्होंने मनी के ऊपर थ्योरीज पेश की। तो वो पीरियड, वो जो डिस्कशन है वो मनी कहलाती है। और उसके अलावा हम मॉडर्न बिजनेस साइकिल थ्योरी, यानी इसके अंदर क्या हुआ, बिजनेस साइकिल थ्योरी है, इसमें ये बताया गया कि जो बिजनेस के ऊपर प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे डिप्रेशन हो गया, सनफ्लावर थ्योरी आई। सनफ्लावर थ्योरी में ये था कि वो कहते थे जी वेदर कंडीशन जो है वो जब खराब होगी तो उससे क्या होगा कि आपका जो मुल्क है उसके अंदर जो है वो इकोनॉमिकली उसके ड्रॉबैक्स बहुत ज़्यादा होंगे, उसकी बहुत सारे फ्लॉज आएंगे। फिर उसके बाद सनफ्लावर थ्योरी के बाद उसकी जो है बहुत सारे डिप्रेशन आया, रिसेशन आया। ये तमाम चीज़ें जो है वो एक बिजनेस साइकिल का हिस्सा है कि डिप्रेशन भी आता है और रिसेशन भी आता है और कूपअप भी करता है, बिजनेस बूस्टअप भी करता है। तो उसके अंदर जो तमाम टर्म्स स्टडी करते हैं वो भी एक बिजनेस साइकिल थ्योरी के थ्रू की जाती है और उसका भी एक थ्योरी है, पूरी थ्योरी है। यानी बिजनेस जो है वो किस तरह से कूपअप करता है या किस तरह से हम उसको अर्न कर सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ डिस्कशन का बेसिक मौजू था, उसको हम डिस्कस यहाँ करना चाहते थे कि आपको समझ में आ जाए कि जो बिजनेस मॉडल्स हैं वो क्या है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो कुछ ऐसे इकोनॉमिकल मॉडल्स और भी हैं जिनकी कंप्यूटेशन होती है। इकोनॉमिकल मॉडल की एक कैलकुलेशन होती है, वो कैलकुलेशन के लिए हम एक खास जगह, एक खास एरा यूज करते हैं। उस एरा से क्या होता है, हमारे पास ये चीज़ कंसीडर की जाती है, हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि हमारा जो एरा है वो
जो हमने मॉडल बनाया है वो प्रॉपरली हमारी इकोनॉमी में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। बेसिकली ये जो चीज़ होती है ये मॉडल को बेसिकली आइडेंटिफाई करती है कि मॉडल गुड वे में है या बैड वे में है, मॉडल की क्या पोजीशन है। ये तमाम बातें जो हैं वो यहाँ डिस्कस की जाती हैं और इससे ही अंदाज़ा लगाया जाता है कि हमारा मॉडल जो है वो रियल वर्ल्ड में काम कर रहा है या सिर्फ बुक वर्ल्ड में काम कर रहा है। जिस भी वर्ल्ड में वो काम कर रहा होता है उसके अकॉर्डिंग हम उसका एक जो है वो रेवोल्यूशन क्रिएट करते हैं, उसका एक पीरियड इंक्रीज करते हैं। तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, उसको हम इसलिए स्टडी करते हैं क्योंकि जहां आप मॉडल की बात करेंगे ना वहां लाजमी आप इसकी कैलकुलेशन की बात करेंगे। तो जो इक्विलिब्रियम मॉडल है या कोई भी मॉडल है, जनरल इक्विलिब्रियम है या पार्शियल इक्विलिब्रियम है, उनके साथ उनकी एक पूरी कैलकुलेशन मौजूद है। तो वो कैलकुलेशंस भी हम इकोनॉमिक के अंदर डिस्कस करते हैं क्योंकि ये मॉडल का हिस्सा होती हैं। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक मॉडल होते हैं उनकी जो बनने का सिलसिला होता है या उनके जो होने का सिलसिला होता है वो किस तरह से होता है, ये यहाँ पर हम इस जगह पर समझते हैं। और ये हमारे समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है बात, क्योंकि हमें इस चीज़ से ये अंदाज़ा हो जाता है कि हमारा जो नेचर ऑफ वर्क है या नेचर ऑफ एथिक्स है ये हमें समझ आ जाता है कि हमने किस तरह से इसको डील करना है और किस तरह से ये डील होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पर इसको स्टडी करते हैं और बड़ा ज़्यादा इसको एवेल्युएट करते हैं क्योंकि ये स्टडी हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक रिजल्टिंग क्रिएट करती है, हमारे लिए रिजल्ट बनता है, बहुत अच्छा रिजल्ट बनता है जिसको हम यहाँ डिस्कस करते हैं और डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं इसके एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की जो कि है इसका, देखिए जी ये तमाम मॉडल पढ़ाने की असल वजह क्या है आपको। ये मॉडल आपको सिर्फ इसलिए पढ़ाए गए हैं कि आपको ये क्लैरिटी हो जाए कि आपके पास जो इकोनॉमिकल मॉडल पड़ा हुआ है वो मॉडल जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट फॉर्म में है, वो रियल वर्ल्ड में भी काम कर रहा है, वो बुक वर्ल्ड में भी काम कर रहा है। अगर वो बुक वर्ल्ड से है तो उसका रियल वर्ल्ड में कोई ना कोई उसका रिजल्टिंग फैक्टर मौजूद होगा जिससे वो यूनाइट हो रहा होगा। तो बेसिकली ये तमाम चीज़ें इसलिए पढ़ाई जाती हैं इकोनॉमिक के अंदर कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है जिसका मैक्रो इकोनॉमिक्स से काम होता है या उसका कोई काम करने का सिलसिला होता है, वो सिलसिला क्या करता है, वो सिलसिला उस शख्स की जाती हैसियत में होता है और वो उस चीज़ को इस तरह से समझ लीजिए कि वो उसकी काम की सलाहियत को वाज़े करता है कि उसकी काम की सलाहियत क्या होगी और किस नौयत का काम आपको करके देगा। तो वो जो काम की नौयत या काम जो करके देगा वो कुछ मॉडल्स के थ्रू करके देगा। कोई इकोनॉमिक्स जो है वो ब्रीफिंग करता है किसी मॉडल की तो वो लाजमी तौर पे उसके कुछ मॉडल्स को, पुराने मॉडल्स को, कुछ नए मॉडल्स को, कुछ अपने अल्फाबेट्स को, कुछ पुराने अल्फाबेट्स को यूज करते हुए वो एक मॉडल प्रिपेयर करता है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सिलसिला है। तो इसीलिए हमने आपको यहाँ इस सेशन के अंदर चीज समझाने की कोशिश की है कि आप लोगों को ये बात समझ में आए कि ये जो मॉडल्स होते हैं ये बिला फालतू नहीं होते और जो इकोनॉमिक मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर है वहाँ हमें बहुत ज़्यादा मॉडल्स पढ़ने पड़ते हैं, मॉडल्स को एवेल्युएट करना पड़ता है, मॉडल्स को बड़ा अच्छा खोलना पड़ता है, जिससे हमें ये बात समझ में आती है कि आपका जो जैसे शॉर्ट रन और लॉन्ग रन मॉडल है तो वो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन आपको ये चीज आइडेंटिफाई करता है कि आपको ये शॉर्ट रन बेनिफिशियल है या लॉन्ग रन बेनिफिशियल है। आप कोई भी आप वो ले रहे हैं, कोई भी आपने डिसीजन लिया तो डिसीजन आज काम आएगा या नेक्स्ट टाइम काम आएगा। चलिए जी इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर।